हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी को जैसे पता है, हम अपने टीसीएस के जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और जो हमारा मेन सेक्शन है हमारा कंप्यूटर सेक्शन है, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर से प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं टीसीएस द्वारा, हम क्या करें उनको डिटेल में डिस्कस करें, ताकि जो आपके आने वाला जीओटी एग्जाम है वहाँ पर आपको हेल्प मिल सके। तो चलो आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल दैट मस्ट बी यूज्ड इन ईमेल एड्रेस। यहाँ पे बात करें कि जब आप अपना ईमेल एड्रेस लिखते हो तो उसमें कौन सा एक सिंबल है जो मस्ट आपको यूज़ करना ही होता है। तो कौन सा सिंबल होता है बेटा? वहाँ पे ऐट द रेट का आप यूज़ करते हो। जैसे काफ़ी बच्चे मेल करते हैं ना, तो वो मेल किस वे में करते हैं? जैसे कोई मैंने कहा आपको, उनका क्या होता है? सबसे पहले यूज़र नेम होता है, यूज़र का उनका नेम होता है यूज़र नेम ऐट द रेट। कोई भी जो एक तरीके से आप मेल सर्वर का यूज़ करते हो, जैसे मैक्सिमम बच्चे किस मेल सर्वर का यूज़ करते हैं? वैसे वो जीमेल का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग मेल सर्वर हो सकते हैं, gmail.com। तो ऐसे करके क्या होता है, जो आपका मेल होता है वो किसे बाइफ्रिकेट होता है? आपका एट द रेट सिंबल के साथ वो क्या होता है? बाइफ्रिकेट होता है। यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले तो यूज़र नेम आता है, दूसरा वहाँ पे आता है जो डोमेन नेम होता है। या ओके, एक इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? आपका डोमेन नेम बोल सकते हैं, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, जो आपका एक तरीके से आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है। किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है? जो आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ईमेल सर्वर बोल सकते हैं, कि जो ईमेल से रिलेटेड आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो आपके ईमेल सर्वर या फिर डोमेन मेल सर्वर बोल सकते हैं उसको, या ईमेल सर्वर बोल सकते हैं। अलग अलग नाम होते हैं, जिससे आपको ठीक लगता है आप उससे उसको समझ सकते हैं। एक ही चीज़ होती है, अलग अलग वे ऑफ जो ऑथर होते हैं उनको अलग अलग वे में बताते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे आप उसको वैसे समझना है। चाहे एग्जाम में डोमेन लिखा होगा या फिर मेल लिखा होगा, ईमेल सर्वर लिखा होगा, तो ये सारी चीज़ें किसको डिनोट करती हैं? आपकी जो लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, gmail.com, outlook.com, हॉट मतलब hotmail.com। हॉटमेल तो चलो बंद हो गया था, वो उसके रिप्लेस में कौन आया अभी? जो आपका आउटलुक आया है। इसके अलावा yahoo.com। तो ये सारे किस चीज़ के होते हैं? ये सारे डोमेन होते हैं। बाकी यूज़र नेम क्या होता है? जो हम डालते हैं, जैसे किसी बच्चे का नाम एट द रेट gmail.com है ना, तो यहाँ पे यूज़र नेम क्या होता है? जो स्टार्टिंग का, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका एट द रेट के जो सामने मतलब पीछे वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे, ये क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड है। तो एट द रेट के जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो आपका क्या होता है? यूज़र नेम होता है। और वैसे इसके जो राइट हैंड साइड पे होता है, ये क्या होता है? उसका डोमेन नेम होता है। किसी भी ईमेल में आपने ये चीज़ याद रखनी है। बाकी और क्या क्या चीज़ें होती हैं सर जो इससे मिलती जुलती पूछी जाती हैं? तो देखो, ईमेल में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई बताई थी, कि जैसे आप बेटा जब भी ईमेल आप भेजते हो, ईमेल जब आप सेंड करते हो, तो सेंड करने के लिए आप क्या करते हो? अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हो। ठीक है, बेसिकली जब ईमेल के लिए यूज़ करते हो तो आप कौन सा यूज़ करते हैं? एसएमटीपी का हम यूज़ करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। वहीं जब आप कोई डाटा रिसीव करते हो या फिर मेल जैसे आप रिसीव करोगे, तो आप कौन से मेल का मतलब प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे? सर या तो हम पॉप 3 का यूज़ करते हैं जो आपने हमें बताया था, या तो हम आई मैप का यूज़ करते हैं। ये आपने हमें दोनों बताया था, इसके अलावा इनके पोर्ट नंबर आपने बताए थे, है ना? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। एसएमटीपी का आपका 25 होता है, पोर्ट मतलब पॉप 3 का आपका 110 होता है, आई मैप का आपका 143 होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आप पहले ही कवर करी। जिन्होंने नहीं करी है वो पीछे के लेक्चर दे सकते हैं। बाकी रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो देखो, आप मैंने क्या क्या चीज़ मैंने बताई थी ईमेल से रिलेटेड। बेटा आप बीसीसी का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना? ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं इसको। फिर हमने एक सीसी पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी कब करनी होती है? जब जो मेरा यूज़र है उसको मुझे यूनिकली वो मेल भेजनी है, उसको ये नहीं बताओ कि मैंने ये यही कॉमन मेल और किसी किसको भेजी है। और कार्बन कॉपी क्या होती है? बेसिकली एक मेल होती है, उसकी रेप्लिका जाती है सभी को, उसको उन अब इसमें क्या होता है, हर एक यूज़र को पता होता है कि ये मेल इसको भी गई है, ये मेल इसको भी गई है। ओके, तो जब मैक्सिमम जब आप जॉब में यूटिलाइज़ करोगे, वो आप क्या यूटिलाइज़ करोगे? कार्बन कॉपी का यूटिलाइज़ करोगे। काफ़ी कम होता है, ब्लाइंड बीसीसी का यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा आप जब आप यूज़ करोगे, आप कार्बन कॉपी का ही यूज़ करोगे। जैसे आप आपके सीनियर बोलेंगे कि आप इस मेल को भेज दो किसी डिपार्टमेंट को और मुझे सीसी कर देना। तो सीसी का मतलब क्या होता है? आपने किसी डिपार्टमेंट को भेज दिया, प्लस जो आपकी हायर अथॉरिटी होगी उसकी एक कॉपी उनके पास भी रहेगी। तो जब चाहे जिसको आपने भेजा है वो भी देखेगा, चाहे आपका सीनियर होंगे या फिर जो वो आपको देखेंगे उस मेल को, तो उनको पता होगा कि ये मेल आपने किसको भेजी थी। और उसके अलावा आपने उनको क्या किया? कॉपी दी है इसकी मेल की। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्ज़ाम पूछी जाती है। अब देखो, बाकी चीज़ें चलो मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया। अब थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है? उनको भी नोट करके लिख लेना है। जैसे यहाँ पे आता है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपका ईमेल एड्रेस होता है ना, तो उसमें एक कैरेक्टर लिमिट होती है एक तरीके से। ठीक है, एक आप एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बेटा आप मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट कितनी होती है? मैक्सिमम क्या होती है बेटा? कैरेक्टर लिमिट किसकी? जब हम बात करते हैं कोई भी हमारा ईमेल एड्रेस होता है, तो उसकी कितनी होती है बेटा? आपने याद रखना है 64 कैरेक्टर्स होते हैं। ये आपने नोट रखना है, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है एग्जाम में। बच्चे बता मतलब स्टूडेंट काफ़ी मतलब टीचर काफ़ी बताते नहीं इस चीज़ के बारे में, और स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है कि सर हम 64 कैरेक्टर्स तक यूज़ कर सकते हैं, हमारा मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट होती है ये हमारी।
ओके, बाकी देखो अगर बात कर लेते हैं एट द रेट सिंबल की, तो एट द रेट सिंबल का यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताओ ऐसे कौन से पर्सन थे जिन्होंने क्रिएट किया था और इन्वेंट किया था ईमेल सर्वर या फिर सिस्टम। ऐसा एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक इज द पर्सन, ठीक है, इज द नेम ऑफ पर्सन, इज द नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, जिसने इन्होंने क्या किया था, हु इन्वेंट, हु इन्वेंट, एक तो उन्होंने इन्वेंट किया था, साथ में उन्होंने क्या किया था, प्लस उन्होंने एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया था। कौन सा सिंबल, एट द रेट का जो सिंबल है, जो हमने यहाँ पे देखा ना, एट द रेट का जो सिंबल पूछा गया था, ये वाला एट द रेट सिंबल उन्होंने क्या किया था, यूज़ किया था। ठीक है, यूज़ किया था किसके लिए, बेसिकली जो आपका ईमेल सिस्टम होता है, ईमेल सिस्टम। तो इन पर्सन का क्या नाम है, मैक्सिमम बच्चों को पता लग गया होगा सर किसकी बात कर रहे हैं, कि जिन्होंने सबसे पहले ईमेल बनाया था। कौन पर्सन थे बेटा, वो रे टमल्सन। ये आपने याद रखें कि ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो एग्जाम में देखो जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछे, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेन मोटिव यही रहता है हमारा कि हम जितना हो सके बच्चों का कंसेप्ट क्लियर करें। ओके, बाकी जो बच्चे साथ में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाकी के बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज के साथ भी पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का कि चलो एटलीस्ट हमारे एफर्ट्स वो समझ रहे हैं और अपनी तरफ से भी एफर्ट लगा रहे हैं। तो ऐसे होता है जो जब टीचर और स्टूडेंट्स आपस में मिल के एफर्ट लगाते हैं तो ओवरऑल जो उनकी ग्रोथ होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो बच्चे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा जो मैंने आपको यहाँ पे कन्वे करवा दी। बाकी देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है हैश सिंबल, तो हैश कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ना, अगर आप बात कर लेते हैं, अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ोगे, जैसे सी लैंग्वेज पढ़ोगे या सी प्लस प्लस पढ़ोगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि जब आप सी या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है एक, यहाँ पे अगर हैश का मतलब आप बोलेंगे तो हैश सिंबल आप यूज़ करते हैं, इसको आप बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका हैश सिंबल होता है, ये सी या फिर सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज होती है, इसमें इसका क्या मतलब होता है या फिर इसको क्या बोलते हैं, तो इसको या इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, इसको ठीक लेना, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं इसको। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंक्लूड करता हूँ हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio.h, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो आप ये दिख रहे हो ना स्टार्टिंग में, अभी आपने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो ऐसे होता क्या है जब आप किसी बाहर की फाइल को, ये क्या है, कोई एक बाहर की फाइल है, ऐसे समझ लो कि ये अभी आपने अपने कोड के अंदर यूज़ करनी है, तो ये बाहर की फाइल है। इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक सिंबल आप यूज़ करते हो सी लैंग्वेज में, तो ये सिंबल होता है हैश सिंबल। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, तो ये एग्जाम में पूछा गया था कि हैश सिंबल कहाँ पे यूज़ होता है या फिर इसका मतलब क्या होता है। तो एक ऐसा एक तरीके से कीवर्ड होता है जो कंपाइलर को बताने का काम करता है कि आप क्या करना चाहते हो। आप एक फ़ाइल है जो आपने बाहर कभी बनाई होगी, आप उसको इंक्लूड करना चाहते हो अपने इस करंटली कोड के अंदर, तो इसके लिए हम हैश सिंबल का यूज़ करते हैं। चलो ये तो आ गई आपकी एक तरीके से सी या फिर सी प्लस प्लस की लैंग्वेज की बात में आ गई। बाकी ये चीज़ और कहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जैसे आप सी एस एस पढ़ते हैं। सी एस एस कहाँ पढ़ते हैं बेटा, जब आप वेब डेवलपमेंट पढ़ते हो ना, वेब डेवलपमेंट में आपके अलग अलग चीज़ें आती हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, जब आप अलग अलग कंसेप्ट पढ़ते हो, जैसे आप HTML पढ़ते हो उसके अंदर, इसके अलावा आप CSS पढ़ते हो, जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो, है ना। इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि ये बच्चे फिर PHP पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर बोलते हैं। तो ये सारी लैंग्वेजेस आप पढ़ते हो, तो इन सभी का कोलैबोरेशन या फिर इकट्ठा होकर ये लैंग्वेज हमारी क्या बनती है, कौन सा कोर्स बनता है हमारा, वेब डेवलपमेंट का कोर्स बनता है। तो जब आप वेब डेवलपमेंट में CSS लैंग्वेज पढ़ते हो, तो CSS का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट इसको बोलते हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा पूछा जाता है कि यहाँ पे जो हैश सिंबल है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आपने याद रखना है सर, यहाँ पे जो हैश सिंबल होता है ये हम यूज़ करते हैं फॉर किसके लिए, जब आपको ID सेलेक्टर यूज़ करना होता है। किसके लिए, बेसिकली ID सेलेक्टर। अभी कई बच्चों को कंफर्म नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा होगा कि ID सेलेक्टर होता है क्या, ये क्या चीज़ें होती हैं बेटा। कुछ मान जब आप CSS पढ़ेंगे, स्टाइल शीट्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो आपके अलग अलग टैग्स होते हैं ना, तो अगर आपको उनमें कुछ अलग से कुछ कलरिंग करनी है, कोई अलग से फॉर्मेटिंग करनी है, या फिर आपको उनको अलग से दिखाना है, तो उनके दिखाने के लिए आप क्या करते हो कि हैश कीवर्ड का यूज़ करते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल मुझे बताना है कि हैश टैग मुझे क्या करना है, सेव अरावली। ठीक है, सेव अरावली का आपको पता है हैशटैग चला था किस पे, आपके ट्विटर के ऊपर, या फिर जिसको आप अभी एक्स बोलते हो, तो उसके ऊपर जो हैश चला था, तो हैश क्या है, हैश सेव अरावली। तो इससे क्या है कि अलग से एक यूनिक मेरा क्या बन गया कि हैशटैग बन गया, जिससे सभी लोगों को पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेव अरावली के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे CSS में ना एक
आईडीज़ होती हैं अलग अलग, एक क्लास होती है, एक आईडी होती है, जो क्या काम करती है, जब आपको एक सीएसएस कोड इम्प्लीमेंट करना है तो आपको किसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। या तो आप क्या करेंगे, मान लेते हैं एक क्लास है जिसमें कितने बच्चे, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इस इन क्लास में या तो मुझे जो चीज़ है मुझे सभी के ऊपर लगानी है, सभी बच्चों के ऊपर लगानी है। नहीं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे लगता है कि एक बच्चा ढंग से पढ़ नहीं आ रहा है, तो मुझे मैंने क्या किया, उसके ऊपर अलग से इंस्ट्रक्शन दे दी कि बेटा तुम आगे से पढ़ के नहीं आओगे तो मैं तुम्हें अलग से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, और आपका ये होम जो भी आपको होमवर्क दिया है वो अपनी टाइम से कंप्लीट करना है, नहीं तो पनिशमेंट आपको मिल सकती है। तो इससे क्या लग रहा है पता, कि सर जब आप अलग से किसी चीज़ को दिखा रहे हो तो इसके लिए आप आईडी सेलेक्टर का यूज़ करते हो। जब आप सभी के लिए कॉमन कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, क्लास। जो आपकी क्लास एक तरीके से सेलेक्टर होता है, कहाँ पे आप सीएसएस लैंग्वेज के अंदर, तब आप क्लास का यूज़ करते हो। ओके, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको इस चीज़ को और अच्छे से समझाऊंगा विद एग्जांपल, ताकि आपको इस चीज़ को ना, ये ऐसी चीज़ें होती है जो जिन्होंने पढ़ा है ना उनको तो ये अभी काफ़ी ईजिली समझ आ गया होगा कि सर ने क्या बोला है। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको थोड़ा बहुत डाउट रहता है। पर अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आपने बस इस बेस पे समझना है कि आईडी मतलब कोई यूनिक बिल, टोटल अकेला पर्सन जो यूनिक रहेगा, और क्लास मतलब है एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स या फिर ग्रुप ऑफ जो हमारे पास टैग्स होते हैं, तो उनके ऊपर मुझे अगर कोई इंप्लीमेंट करना है तब हम क्लास का यूज़ करते हैं। तो हैश हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी देखो, जो परसेंटेज है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलो बोलते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, MODULS। ठीक है, मॉडुलस या फिर स्पेलिंग देख लेना आप। ठीक है, मॉड्यूलो बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। ये बेटा ऐसे ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपका ऑपरेटर होता है। ये आपका कौन सी लैंग्वेज में, बेसिकली आप सी या फिर C++ पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। और मॉडुलस ऑपरेटर देता क्या है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर कौन सा होता है, ये वाला सिंबल दिया होगा आपको और कुछ नहीं लिखा होगा। या तो क्वेश्चन पूछा होगा कि बताओ परसेंटेज सी लैंग्वेज में क्या बताता है, तो हम बोलेंगे सर ये मॉडुलस ऑपरेटर होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो आपको आउटपुट में क्या देता है, रिटर्न में क्या देता है। ठीक है, चाहे मैं बात करूँ आउटपुट की, चाहे मैं बात करूँ रिटर्न की, दोनों का मतलब ये कि एक ही होता है। ये कई बार बड़े कन्फ्यूज़ करते हैं, हम अलग अलग टीचर्स होते हैं कन्फ्यूज़ करते हैं, कई बार वो आउटपुट बोलते हैं, कई बार रिटर्न बोलते हैं, पर बच्चे को समझाते नहीं है कि चाहे वो आउटपुट की बात की जाए चाहे रिटर्न की बात करी जाए, कि दोनों में होता क्या है कि जब भी आप कोई चीज़ चलाते हो या फिर कोई चीज़ यूज़ करते हो तो आखिर में आपको क्या मिलेगा, तो जो आखिर में आपको चीज़ मिलती है वो आपकी आउटपुट होती है, और वही आपकी क्या होती है, रिटर्न वैल्यू होती है। तो जो मॉडुलस ऑपरेटर जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको रिटर्न में हमेशा क्या मिलेगा बेटा, रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, रिमाइंडर मिलेगा। और यही चीज़ हमने किस में पढ़ी थी, जब मैंने आपको MS एक्सेल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था आप कौन सा फंक्शन पढ़ते हैं, मोड फंक्शन। इक्वल टू मोड फंक्शन जैसे मैंने पढ़ाया था ना एक्सेल में, आप मोड फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पास करते हो, जैसे मान लेते हैं 20 और 3। ठीक है, ऐसे करके आपने वैल्यू पास करी तो इसकी आउटपुट कितनी आएगी, इसकी आउटपुट आएगी आपकी 2। 2 क्यों आएगी सर, जब हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितना होता है, 3 5 का 15, 3 6 का हमारा कितना होता है, 18 होता है। तो 18 बाद में कितना बचा था, 2 बच जाता है रिमाइंडर, तो आउटपुट में कितना आएगा, 2 आएगा। तो यही हमारा मोड फंक्शन काम करता है। और वही अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात में देख लेते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको कैसे यूज़ करोगे, वही देख लेते हैं। 20% 3, बस यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपने मोड फंक्शन को इस तरीके से यूज़ किया, वहीं जब आप C या C++ लैंग्वेज में इसको यूज़ करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, स्टेटमेंट बेस आप लिखोगे 20% 3। तो जो C कंपाइलर होगा वो इसको समझ जाएगा कि आप क्या लिखना चाहते हो, और आपने इस वैल्यू को कहाँ पे सेव करना है। मान लेते हैं मैंने एक मेमोरी लोकेशन है A, उसके अंदर मुझे इसको सेव करना है, तो मेरे पास आउटपुट में कितना आएगा, जो मेरी मेमोरी लोकेशन A होगी उसके अंदर कितनी वैल्यू जाएगी, क्योंकि जब आपने 20 को मतलब मॉडुलस किया किसके साथ, 3 के साथ, तो वही जैसे आपने क्या किया, 20 को डिवाइड किया 3 के साथ, तो कितना रिमाइंडर आया, 2 आया। तो इसका मतलब है जो मेरी मेमोरी होगी वहाँ पे भी कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा। इस तरीके से आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वहाँ पे परसेंटेज का यूज़ किया जाता है, किसमें, जहाँ पे जो मैक्सिमम C या फिर C++ जो लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन के बाद कितने आपके अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, है ना। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए प्लस पॉइंट है कि कल को वो पढ़ेंगे तो उनको भी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर हम अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से इन सिम्बल्स को यूज़ करते हैं, जैसे मैंने C++ बता दिया। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं SQL लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन ना SQL का भी पूछा जाता है कि आप बताओ परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज एक हमारे पास वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है। ओके, वाइल्ड कार्ड करेक्टर होता है, वाइल्ड कार्ड करेक्टर होता है। कहाँ पे यूज़ करते हैं सर, हमारे पास SQL लैंग्वेज होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वहाँ पे हम परसेंटेज को एज अ वाइल्ड कार्ड करेक्टर यूज़ करते हैं। और परसेंटेज का काम क्या होता है, जब हमें एक तरीके से रेफरेंस लेना होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हमें मल्टीपल करेक्टर को ढूंढना है, सर्च करना है, तब हम यूज़ करते हैं परसेंटेज का। इसको आप ऐसे लेना शॉर्ट में, कि जब हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल करेक्टर्स को सर्च करना है,
करेक्टर्स को क्या करना है, सर्च करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हम कौन सा वाइड का कैरेक्टर यूज़ करते हैं, तो सर उसके लिए हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये कुछ डाटा होता है एक क्वेश्चन के साथ मल्टीपल जो चीज़ें मुझे लगती हैं आपको आनी चाहिए या फिर आपको समझ लगना चाहिए कि ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको करवा देता हूँ। तो इनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना। बाकी देखो यहाँ पे इसका तो पता ही है, डॉलर। डॉलर आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जहाँ पे हम एक्सेल में, ये मैंने आपको समझाया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो देखो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं होगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखो वर्ड तो होता है, क्योंकि यहाँ पे नोट लिखा है तो वर्ड तो होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होता है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, तो ये भी गलत हो जाएगी। नोटपैड के ऊपर भी आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगी। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ओपन ऑफिस इम्प्रेस बन जाएगा। क्योंकि जो आपका इम्प्रेस होता है ना, ये क्या होता है, ये बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि ओपन ऑफिस जैसे इम्प्रेस होता है, तो वैसे ही हमारा पावर पॉइंट होता है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर लेते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इम्प्रेस की तरीके का कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है सर, वो हमारी प्रेजेंटेशन या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट होता है। तो आपने ऐसे समझना है, चाहे पावर पॉइंट लिखा है चाहे इम्प्रेस लिखा है, तो दोनों के दोनों काम क्या करते हैं, पावर पॉइंट वाला काम करते हैं। और पावर पॉइंट हमें क्या बनाने के लिए हेल्पफुल होता है कि सर जब हमें एक तरीके से वो बनानी होती है, स्लाइड्स बनानी होती हैं या फिर स्लाइड डेक्स बनाने होते हैं, चाहे आप स्लाइड बोल लो या फिर कई जगह एग्जाम में, जैसे हम टेक्निकल पर्सन है, हम कैसे बोलते हैं उसको, हम इसको स्लाइड डेक्स बोलते हैं। कि जो स्लाइड्स होती हैं उनका एक डेक मुझे बनाना है, कि स्लाइड नंबर 1 आ गई, फिर स्लाइड नंबर मेरी 2 आ गई, फिर स्लाइड नंबर 3 आ गई। तो इस टाइप से ये क्या बनती है, स्लाइड डेक्स बनती है, किसमें, हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर। और प्रेजेंटेशन हम यूज़ ही क्यों करते हैं, जब हमें बेसिकली किसी को प्रेजेंट करनी है कोई इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई चीज़ मुझे किसी को समझानी है, या फिर अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। जैसे आप अभी ऑफिस में जाएंगे कल को, तो अपने जो आपके विचार हैं या फिर कोई आपको काम दिया जाएगा, तो आपको बोलेंगे आप इसको प्रेजेंट करो, आपने इसको कैसे बनाया, क्या चीज़ें करी आपने, तो वो सारी चीज़ें आप करोगे विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन। और देखो यहाँ पे चलो ये चीज़ें आ गई, यहाँ पे बाकी देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको मैं थोड़े बहुत रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि, चलो यहाँ पे थोड़ा मैं एक्सटेंशन रिवाइज करवा देता हूँ। कि जैसे एक्सटेंशन, जैसे आपने एम एस वर्ड था, एम एस वर्ड की कौन सी एक्सटेंशन है कि सर, अगर वो वर्ड 2003 है तो 2003 की आपने हमें बताई थी DOC। ओके, अगर वो 2007 या उसके आगे का है, ठीक है, तो उसकी क्या है हमारे पास, DOCX करके। बाकी सर और क्या बताया था आपने कि एम एस वर्ड में कौन सा ऐसा फीचर होता है जहाँ पे हमें एक ही जो ईमेल होती है उसको मल्टीपल लोगों को भेजना होता है, तो उसको बोलते हैं हम मेल मर्ज। तो इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो कि सर फिल इन द ब्लैंक इज़ अ फीचर। जिन्होंने नहीं लिखा ना उनके लिए प्लस पॉइंट है, बाकी जिन्होंने किया है उसके लिए तो उनके लिए रिवाइज है। इज़ अ फीचर इन MS वर्ड used to send the सेम लेटर बोल लो या फिर सेम डॉक्यूमेंट बोल लो, है ना, जैसे आपको ठीक लगे, सेम लेटर टू मल्टीपल रेसिपेंट्स। ओके, मतलब एक ही कॉमन लेटर है और उसको आपको मल्टीपल लोगों के लिए भेजना है, तो आप उसके लिए कौन सा फीचर यूज़ करते हैं सर, उसके लिए हम मेल मर्ज का फीचर यूज़ करते हैं। ठीक है, MERGE है यहाँ पे मेल मर्ज, तो इसका हम क्या करते हैं सर, यूज़ करते हैं। तो ये भी आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके माइंड में बैठेंगी, और ओवरऑल जब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। बाकी देखो और क्या चीज़ें होती हैं, जैसे शॉर्टकट कमांड पूछी जाती है अलग अलग, Ctrl+J जस्टिफाई, Ctrl+R फॉर राइट अलाइनमेंट, Ctrl+L फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, है ना। इसके अलावा Ctrl+W फॉर क्लोज द डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमने करी हैं। बाकी और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे यहाँ पे नोट पैड दे रखा है, तो नोट पैड की तरह मिलता जुलता एक और क्वेश्चन होता है। जैसे नोट पैड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका वर्ड पैड है, चलो पहले वर्ड पैड का बता देता हूँ। तो वर्ड पैड का एक ये पूछा जाता है कि जब आप वर्ड पैड की कोई फाइल सेव करते हो ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आप फाइल सेव करते हो, तो उसमें तो या तो DOC या फिर DOCX करके आप सेव करते हो अकॉर्डिंग टू देयर वर्जन, कि वो कौन सा आप यूज़ कर रहे हो। पर वैसे ही अगर वर्ड पैड की बात करते हैं तो उसमें जो एक्सटेंशन होती है वो कौन सी होती है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है वहाँ पे। इसको आप ऐसे कर लेना कि सर यहाँ पे हमारा जो वर्ड पैड होता है इसमें डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है वहाँ पे आपका, ये आपने लिखना है। इसको बोलते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। इसको लेना .RTF बोलते हैं। RTF इसको हम क्या बोलते हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, एग्जाम में बस ये लिखा हुआ है एक्सटेंशन क्या होती है इसकी, तो .RTF होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बोलते हैं।
ठीक है। जैसे हम नॉर्मल नोटपैड में तो हम सिंपली एक तरीके से टेक्स्ट लिखते हैं, पर इसमें क्या होता है, थोड़ी एक्स्ट्रा में चीज़ें मिल जाती हैं, एक्स्ट्रा कुछ फीचर मिल जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू नोटपैड में इतने नहीं होते हैं, पर उससे थोड़ा अच्छे फीचर मिल जाते हैं इसमें। तो वो होता है। बाकी नोटपैड में आपको पता है, आप टेक्स्ट पैड मतलब जो इस नोटपैड में आप क्या करते हैं, नोटपैड में सर हम जो आपकी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उनको हम सेव करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .txt होती है। तो ये डाटा होता है कुछ इंपॉर्टेंट। नोटपैड का ये, वर्ड पैड का आपने ये याद रखना है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये हमने रिवाइज़ किया था, मतलब करवा दिया था। बाकी ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको क्या करना है, आपने नोट करना है। ठीक है। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें जो मैंने आपको करवाई थी, जैसे मान लेते हैं कि एक्सेल का मैंने बताया था, तो एक्सेल में भी जैसे कल बच्चों ने काफ़ी अच्छे कमेंट किए, जब उन्हें होमवर्क दिया है, अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये आपने क्या करना है, जो आपको डेली होमवर्क दिया जाता है, वो आपने सभी ने क्या करना है, नीचे कमेंट करके इनको क्या करना है, पढ़ना है। और बाकी जो आपके क्लासमेट्स हैं या फिर कोई और है जिनको आपको लगता है कि उनको भी हमें बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही होता है, जितना आप नॉलेज शेयर करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब हम क्या करें कि हम अपने तक ही पढ़ें। जैसे काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि हमें कोई चीज़ मिल रही है तो हम क्या करें, हम इसको किसी और के साथ शेयर ना करें। तो जितना हो सके आज जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो भी हैं, हो सके तो उनको भी शेयर करो, क्योंकि ये बार ऐसा होता है कि जितना आप किसी के लिए करते हो, सामने वाला उससे ज़्यादा आपके लिए करने की ट्राई करता है। तो ये हमारी ह्यूमन, अगर ह्यूमन ही ह्यूमन की हेल्प नहीं करेगा तो और कौन करेगा। सिंपल ये फंडा आपने याद रखना हमेशा, कि आपने हमेशा यहाँ पे अगर लाइफ आपको मिली है तो इसका मोटिव यही है कि आपको हमेशा दूसरों की हेल्प करनी है। ओके। तो ऐसे नहीं सोचना कि जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो कि जैसे आपको कोई फ्रेंड, आप नहीं चाहोगे कि उसको मुझे नहीं भेजना है। आपको इस मेंटेलिटी से ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी आप एक तरीके से अपने आप को ग्रो कर पाओगे। ठीक है। तो चलो यहाँ पे आप बोलेंगे सर ने लेक्चर दे दिया यहाँ पे, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोजिला इज़ अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन ईयर बाय द मोजिला फाउंडेशन। देखो ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, और देखो टीसीएस ने वही क्वेश्चन पूछा है कि आप बताओ कि मोजिला कब लॉन्च हुआ था। तो मोजिला आपका लॉन्च हुआ था 2002 में। ओके, मैक्सिमम बच्चों ने ऐसे इसका बताया भी था, आंसर मैंने इनका पूछा था। तो यहाँ पे ये एक तो इन्फॉर्मेशन आ गई इसकी। अब चलो आपको मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट देता हूँ इसी का ही, मोजिला का, कि जब आपका मोजिला एक तरीके से फायरफॉक्स प्रोजेक्ट था ना, इसका पहला नाम क्या था, पुराना नाम क्या था। तो आपने याद रखना है कि सर इसका जो ओल्ड नेम था, ठीक है, किसका जो प्रोजेक्ट था, ओल्ड नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट समझ गया ना कि मैं मोजिला की बात कर रहा हूँ, दिस प्रोजेक्ट। तो इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फिनिक्स बोलते थे। ओके, फिनिक्स बोलते थे। जिसने हैरी पॉटर मूवी देखी है उसको पता होगा ना, फिनिक्स एक पंछी था वहाँ पे। तो बस बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि फिनिक्स था इसका पुराना नाम। जब एक तरीके से मोजिला ये प्रोडक्ट हमारा बना था, फाउंडेशन बनी थी, तो इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो रिलीज़ हुआ था हमारा 2002 में। ओके। तो ये कुछ ऐसा डाटा आता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इनको क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें अगर बात कर लेते हैं, यहीं वेब ब्राउज़र से पूछी जा सकती है। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है कि बताओ कि जो आपका इंजन होता है, जो गूगल क्रोम यूज़ करता है रेंडर करने के लिए पेज को, देखिए ये मैंने आपको बड़ी चीज़ बात समझाई है कि जब भी आपका कोई HTML कोड आपके ब्राउज़र के ऊपर आता है तो वो रेंडर करता है, मतलब ब्राउज़र उसको समझता है, उसको समझने के बाद वो दिखाता है आपको। क्योंकि जब आप HTML में कोड लिखते हैं ना, तो HTML में आप कोड कैसे लिखते हैं, आप सिंपल लिखते हो, है ना। यहाँ पे HTML लिखते हो, उसके अंदर आप बॉडी लिखते हैं। मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ बीच की 2-3 लाइनें, आप सिंपल आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे आप पैराग्राफ टैग यूज़ करते हो कि दिस इज़ माई जो भी XYZ, और यहाँ पे आप पैराग्राफ क्लोज करते हो। और उसके बाद क्या करते हो, आप लास्ट में HTML टैग को क्लोज कर देते हो। देखो आपको जो कोड मिलता है वो आपको कोड इस लैंग्वेज में मिलता है, और ये कौन सी लैंग्वेज है सर, हमारी HTML लैंग्वेज है। आप इस लैंग्वेज को कहाँ पे चलाते हैं सर, हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है हम उसके ऊपर इसको चलाते हैं। तो देखो आपका जो कोड है, अब यहाँ पे अगर आप समझ पाओ, देखो आपका कोड देखो किस अलग भाषा में है। आपका कोड सर, हमारा ये कोड HTML लैंग्वेज है, मतलब ये ऐसी लैंग्वेज है कि मतलब किसी और भाषा में लिखी है। हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसा तो दिखता नहीं है, हमें कैसा दिखता है, या तो कोई अच्छा फोटो दिख जाती है या फिर हमें टेक्स्ट दिख जाता है नॉर्मल। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपका HTML ब्राउज मतलब कोड है, वो क्या होता है, ब्राउज़र के पास भेजा जाता है, वह किसी ना किसी वेब ब्राउज़र के पास भेजा जाता है। तो वेब ब्राउज़र उसको क्या करता है, वो उसको रेंडर करता है। तो जब वो उसको रेंडर करता है, रेंडर करने का मतलब क्या होता है कि उसको समझता है, और समझने के बाद वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिखा था दिस इज़, तो वही लिख जाता है यहाँ पे दिस इज़, जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको वहाँ पे दिखा देता है आपको, कि जो कोड मुझे मेरे पास पहुँचा है उस कोड को आपको मुझे कैसे दिखाना है। तो वो दिखाने का काम कौन करता है, वेब ब्राउज़र करता है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं रेंडरिंग। तो जो रेंडरिंग होती है किस में, गूगल क्रोम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे यूज़ किसका करते हैं, गूगल क्रोम का। तो गूगल क्रोम में जो रेंडरिंग इंजन होता है वो उसका नाम क्या है, जो उसका रेंडरिंग इंजन है
ठीक है। इसको थोड़ा स्पेलिंग वगैरह आप देख लिया करो, यहाँ की लिखने में ज़्यादा दिक्कत होती है और इतना फास्टली लिखना पड़ता है कि कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो रेंटिंग इंजन का नाम आपने याद रखना है, ब्लिंक होता है। जो आंसर होता है वो उसको मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि उसको थोड़ा एक्यूरेट लिखूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हो, बाकी तो आपको अपने हिसाब से लिखना है इसको। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लिंक बोलते हैं। तो ये आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। ठीक है, तो चलो हम अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एक्स एक्सल 2010 फिल इन द ब्लैंक आर नेम्ड फ्रॉम ए ऑनवर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक आर नेम्ड फ्रॉम 1 ऑनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। कि यहाँ पे बोला है कि जो हमारे पास एम एक्स एक्सल होता है कि देखो ए है, ए हम किसको बोलते हैं बेटा, हम ए कॉलम्स को बोलते हैं। क्या बोला था मैंने कि जब आप एक्सेल पढ़ते हैं तो एक्सेल में यहाँ पे ए बी सी डी, तो ए क्या है, नेम ऑफ कॉलम 1 2 3 ऐसे करके क्या होता है, ये क्या था नेम ऑफ कॉलम और ये क्या होती है नेम ऑफ रो। ये आता है हमारे पास कॉलम और ये आती है हमारे पास रो। तो वही लिखा है कि ए नेम किसके लिए होता है सर, हमारा कॉलम के लिए होता है, और जो 1 होता है वो किसके लिए होता है सर, हमारा रो के लिए होता है। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, हमारे पास थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा डाटा होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इनको क्या करना है, आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। ठीक है, थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपके लिए ठीक हो जाए फिर आके। ठीक है, बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें होती है जो मैंने आपको बताई थी कि जब भी इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का, तब आपका एक सेल बनता है। बाकी कितनी रोज़ होती हैं, ठीक है, 10 48 576 मैंने आपको कितनी बार बताया है। फिर कॉलम कितने होते हैं, 16 384, मतलब 16,384 कॉलम होते हैं। और जो लास्ट कॉलम होता है उसका नाम XFD होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कर ली है, तो जितना बार रिवाइज करोगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी जो आपके कॉलम होते हैं, ठीक है, जो कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो आपकी रोज़ होती हैं वो आपको कैसी दिखती हैं, तो सर वो हमें दिखती हैं लेटी हुई। लेटी हुई मतलब हॉरिजॉन्टल। जो रोज़ होती हैं वो हॉरिजॉन्टल हमें दिखती हैं, वैसे ही जो हमारे सर कॉलम होते हैं वो हमें वर्टिकल दिखते हैं। ठीक है, कैसे हो गया, जैसे मान ये आप देख रहे हो ना टेबल, तो जब आप इस तरीके से देख रहे हो, ऊपर से नीचे देख रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। या फिर नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, जैसे आप बोलो, इसको आप वर्टिकल बोलते हो। और जो आप इस तरीके से देखते हो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो रो हमारी हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है और जो कॉलम होते हैं वो हमारे वर्टिकल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इनको आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी शॉर्टकट की होती है जो क्रिएट करती है चार्ट को। ये मैं आपको तो रिवाइज़ करवा रहा हूँ, क्योंकि बाकी मुझे पता है आपने सब ने शॉर्टकट कीज़ याद कर ली हैं, पर कुछ कीज़ होती हैं जिनको आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी। जैसे ये की होती है कि सर हमारे पास F11 की होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं चार्ट को। किस में, एक्सेल में। क्रिएट चार्ट इन एक्सेल। ये भी मैं तभी लिख रहा हूँ ताकि बच्चे समझ ना, ये समझ लें कि एक्सेल की बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि कोई फिर कोई बोले कि सर आप किसकी बात करें, हमें समझ नहीं आया। तो बेटा मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ डाटा था, इसको क्या करना है, आपने रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाइड ऑप्शन इज प्रेजेंट इन टैब MS एक्सेल। देखो हाइड अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको वो व्यू टैब के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर मिल जाएगा कि सर जो हमारा व्यू टैब होता है उसमें हमें एक तरीके से हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। और हाइड आप क्या करोगे, या तो आप कोई रो को हाइड करोगे या तो आप अपनी कॉलम को हाइड करोगे, है ना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हाइड या फिर अनहाइड विंडो बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास ये हमारा सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, बाकी देखो इससे मिलते जुलते और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ऊपर समझाया आपको कि F11 से आप कोई चार्ट वगैरह क्रिएट करते हो, तो वैसे एग्जाम पूछा जाता है कि जो आपका पाइवट टेबल होता है, इसका पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है पाइवट टेबल का, कि सर जो हमारे पास पाइवट टेबल होता है, इसको अगर आपको टेबल में मतलब उसका टेबल इंसर्ट करना है तो इसके लिए आप कौन सी टैब के अंदर जाएंगे, तो उसके लिए आप इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। इंसर्ट टैब के थ्रू आप पाइवट टेबल इंसर्ट कर सकते हो। बाकी देखो ऐसा कौन सा फीचर होता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को, टेक्स्ट टू कॉलम फीचर आपको मिल जाता है। ठीक है, एक फीचर पूछा जाता है काफ़ी एग्जाम में, उसको बोलते हैं हम टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम, ये फीचर आपको कौन से टैब के अंदर मिलता है, तो बेटा आपको ये डाटा टैब के अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप रिवाइज करोगे, अगर हो सके तो प्रैक्टिकलिटी में भी सारी टैब्स देखने की ट्राई करना। बाकी मैं तो चलो आपको डेली मतलब डेली क्या करता रहूँगा, आपको रिवाइज तो करवाता रहूँगा कि किस टैब के अंदर क्या क्या आपको ऑप्शन मिलते हैं और जो आपको रियल टाइम में यूज़ होंगे। ऐसे नहीं है कि जैसे आप कभी ऑफिस में जाओगे तब भी आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे याद होनी चाहिए ताकि आप उसको रियल टाइम पे भी यूज़ कर पाओ। जैसे कल को मैंने बोल दिया कि बेटा आप मेरे लिए एक एक्सेल शीट बना दो, और आपने उसको बना दिया, उसके बाद मैंने बोला बेटा आप इसको पासवर्ड लगा दो, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि और किसी को कोई वो देख पाए उसको। तो आप बोलेंगे सर पासवर्ड कैसे लगाएंगे, तो बेटा पासवर्ड लगाने के लिए भी आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, रिव्यू टैब के अंदर जाना पड़ेगा।
ठीक है। तो आपने याद रखना कि आपकी इस तरह अगर मुझे प्रोटेक्ट करनी है क्या चीज़ आपकी, वर्कशीट, ठीक है, वर्कशीट विद पासवर्ड। तो उसके लिए सर हम कौन से टैब के अंदर जाएंगे बेटा, हम रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ रिव्यू टैब आप क्या कर सकते हो, अपनी जो है फाइल होती है उसको आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो। बाकी देखो और क्या चीज़ होती है, जैसे मैं बात करूँ फ्रीज पैन की, ठीक है, ये सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करोगे। तो जब आप फ्रीज पैन का यूज़ करेंगे तो फ्रीज पैन आपको कहाँ पे मिलेगा सर, ये हमें व्यू टैब के अंदर मिलेगा। तो ये जितनी चीज़ें हैं इनको हो सके तो आप नोट कर लेना। बाकी जो बच्चे डेली पढ़ रहे हैं तो उनको क्या होगा, ऑब्वियसली जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो उनको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, मतलब ऑब्वियसली उनको ऐसा लगेगा कि हाँ सर ये हमने पहले करी है, आपने हमें करवाई भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है जो आपने क्या करनी है, नोट करके अपनी कॉपी पे लिख लेनी है। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एम एस एक्सेल 2010 इज़ यूज फॉर हाइडिंग कॉलम विद द शीट। देखो हाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था, देखो हाइड जब आप कॉलम करते हैं तब आप यूज़ करते हो किसका, कंट्रोल+0 का। ये मैंने आपसे होमवर्क भी दिया था शायद आपको, है ना, जैसे आपको याद हो तो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे रो का क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आपको रो हाइड करनी है तो रो हाइड करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट यूज़ करते हो। तो वैसे मैंने उस टाइम पे बता दिया था कि आप किसका यूज़ करते हैं। बेसिकली सर हम क्या करते हैं, रो के लिए कंट्रोल इसका 9 का यूज़ करते हैं, बल्कि जब हम, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप कॉलम के लिए किसका यूज़ करते हो, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा राइट आंसर दिया था कि सर हम कंट्रोल 0 का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही जो हमारे पास कंट्रोल 9 होता है, तो इससे हम क्या करते हैं सर, हमारी जो रो होती है इसको हाइड करते हैं, ठीक है। रो हाइड करने के लिए कंट्रोल 9 का, और वैसे ही कॉलम हाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल 0 का यूज़ करते हैं। बाकी देखो अगर आपको सेलेक्ट करना है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट क्या चीज़ करनी है, या तो आप कोई रो सेलेक्ट करेंगे या तो आप क्या करेंगे, अपनी कोई कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो रो के लिए मैंने क्या बताया था कि सर जब भी रो की बात करेंगे आप तो हम करेंगे शिफ्ट+स्पेस का यूज़, ठीक है। शिफ्ट प्लस हम क्या करेंगे, स्पेस का यूज़ करेंगे। पर जब आप बात करेंगे कॉलम की तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल+स्पेस की का यूज़ करेंगे, ठीक है। जिसको आप स्पेस बार बोलते हो या फिर स्पेस की बोलते हो, तो आप क्या करोगे, उसका आप यूज़ करोगे। बाकी इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि आप ये मुझे बताओ कि अगर आपको नई वर्कशीट ऐड करनी है कीबोर्ड की हेल्प से, ठीक है, वर्कबुक नहीं, नई वर्कशीट। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं वर्कशीट और वर्कबुक में। देखो जो आपकी वर्कबुक होती है ना, उस वर्कबुक के अंदर आपके पास क्या होती हैं, 3 शीटें होती हैं। एक्सेल 2019 और 365 को छोड़ के, ये भी बता देता हूँ मैं। जो आपकी वर्कशीट होती है उसमें 3 शीट्स होती हैं, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 और शीट नंबर 3। इनका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है शीट, ठीक है। शीट 1 ये पूछा था एक बार मैंने, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि शीट 1 क्या है, या बता रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट नेम तो उसका कुछ और होता है। बेटा मैंने एप्लीकेशन का नाम या फिर डॉक्यूमेंट का नाम नहीं बोला था, मैंने बोला था कि शीट का नाम क्या होता है, जो यहाँ पे नीचे आपको शीट दिखती है ना उसका नाम क्या होता है। तो शीट 1, शीट 2 और शीट 3 ऐसे करके वहाँ पे होती है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक नई शीट ऐड करनी है, तो नई शीट कौन सी बन जाएगी, मेरी 4th बन जाएगी, शीट नंबर 4। तो जब मुझे नई शीट ऐड करनी है, ये वाली चौथे नंबर वाली मुझे ऐड करनी है, तो इसके लिए मैं कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करूँगा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे Shift+F11। समझ आ गया। Shift+F11 से हम क्या करते हैं, नई शीट ऐड करते हैं सर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, नई वर्कशीट। एग्ज़ाम में आपको वर्कशीट लिखा होगा, शीट नहीं लिखा होता है वहाँ पे लिखा होता है वर्कशीट। पर जैसे आप कई बच्चे बोलेंगे सर हम कंट्रोल N का भी तो यूज़ करते हैं। बेटा कंट्रोल N आप यूज़ करते हो जब आपको एक नई वर्क बुक बनानी है, ठीक है। नई आपको क्या बनानी है, वर्क बुक बनानी है। वर्क बुक बनाने के लिए आप करते हो कंट्रोल+N का यूज़। सर नई वर्क बुक का मतलब क्या है, देखो एक वर्क बुक के अंदर 3 शीटें होती हैं, ठीक है। मान लेते हैं आप इन तीनों पे काम कर लिया और इसका नाम था डॉक्यूमेंट नंबर 1, ठीक है। मान लेते हैं इसका नाम था डॉक्यूमेंट 1, सपोज कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट 1 था। पर मैं चाहता हूँ कि एक आप अलग से अपनी एक एक्सेल की शीट ओपन करो जिस पे आप अपना कुछ और काम करो। तो जैसे आप कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो आपको क्या होगा, एक तो डॉक्यूमेंट 1 तो ऑब्वियसली पहले से ओपन होगी, जो यहाँ पे है डॉक्यूमेंट 1 करके, ठीक है। डॉक्यूमेंट 1 करके तो पहले से आपकी ओपन होगी, पर आपकी यहाँ पे एक नई डॉक्यूमेंट 2 करके यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और इसमें भी कितनी शीट्स होंगी, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होंगी। तो जब आप कंट्रोल N यूज़ करेंगे तो उससे एक नया आपकी वर्कशीट बनेगी, ये वाली आपकी नई वर्कशीट बनेगी। पर जब आप Shift+F11 करेंगे तो जो आपकी करंट वर्क बुक है उसके अंदर एक नई वर्कशीट बन जाएगी, जो यहाँ पे नंबर 4 वाली बन गई है। समझ आ गया। ये कुछ ऐसे डाउट होते हैं जो बच्चों को काफ़ी आते हैं, तो तभी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया ताकि आपके माइंड में ये डाउट ना आए कि सर क्या मतलब है, क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। बाकी इसके अलावा भी कुछ आपको डाउट रहता तो ऑब्वियसली आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके, जितना बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं तो
मैं ट्राई करता हूँ कि हाँ जितना हो सके उनकी हेल्प कर पाऊँ। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन एम एक्स एस एल 2010 फंक्शन प्रोवाइड ओनली द करंट सिस्टम डेट। देखो करंट सिस्टम डेट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टुडे फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको समझाया भी था। ओके, बाकी यही पूछा जाता है कि सिस्टम और डेट आपको दोनों चाहिए। अगर आपको क्या चाहिए, करंट सिस्टम की डेट, सिस्टम डेट प्लस टाइम, तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो सर उसके लिए हम नाउ फंक्शन का यूज़ करते हैं। पता नहीं मैंने कितनी बार समझाया आपको, तो इसको भी आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट, चलो आपका होमवर्क रहेगा। मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बताई थी, ठीक है, इन दोनों की, ठीक है, डेट और आपका जो टाइम है, इन दोनों की मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बताई थी। ये आपका होमवर्क नंबर 1, ये आपका होमवर्क नंबर 2, ठीक है। कंट्रोल प्लस, चलो मैं नहीं बताऊंगा, आपका होमवर्क रहेगा। आप मुझे बताओगे कि डेट और टाइम की जो मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बताई थी वो क्या थी, ठीक है। मैंने कितनी बार रिवाइज़ करवाई है आपको, अब आपका ये होमवर्क है, तो आप मुझे इसको नीचे कमेंट करके आंसर बताएंगे इसका। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, a markup language and file format used for storing, transmitting and reconstructing attribute data is known है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको XML बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक फाइल फॉर्मेट होता है जिसके हेल्प से आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। बेसिकली जब आप कोई इन्फॉर्मेशन ना एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हो विद द हेल्प ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, तो उसके लिए आप कौन सी एक तरीके से भाषा का यूज़ करते हैं या फिर किस लैंग्वेज का आप यूज़ करते हैं, उसके लिए आप XML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसको आप नोट कर लेना, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं, किसको, XML को। ये बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मतलब हमारा XML होती है, ये डिज़ाइन ही इसके लिए की जाती है कि इसके हेल्प से आप क्या कर सको, कोई स्ट्रक्चर एक तरीके से स्पेसिफाई कर पाओ किसी स्ट्रक्चर को, इसके अलावा आप उसको भेज पाओ, स्टोर कर पाओ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कर पाओ। तब उसके लिए हम एक XML फॉर्मेट का यूज़ करते हैं या फिर हम XML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसका मेन मतलब यही था इसको बनाने का, कि जो हमने एक तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाया है ना डाटा भेजने का, उसको मैं उस स्ट्रक्चर में भेज पाऊँ। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, XML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे हम बात कर लेते हैं HTML लैंग्वेज, तो HTML में हम क्या करते हैं, डाटा को सिर्फ डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। पर XML क्या करता है, ये इसका फोकस रहता है कि जो डाटा है, ठीक है, वो क्या है, वो किस टाइप का डाटा है। समझ आ रहा है ना। जैसे HTML लैंग्वेज आपकी होती है, उसका बस ये मतलब है कि जो कोड में लिखा है वो आपको दिखाना है कि ये लिखा है और इसका मतलब ये है। पर XML ये है कि वो देखता है कि जो डाटा है वो है क्या एक्चुअल में, किस टाइप का डाटा है वो, तो वो देखने का काम करता है XML। तो जो ऐसी लैंग्वेज है जो इस टाइप की चीज़ें देखे कि हाँ भाई डाटा किस टाइप का है, क्या मुझे भेजना है, कैसे मुझे उसको करना है, तो जो इस तरीके की लैंग्वेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, XML बोलते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हम उसको बोलते हैं। बाकी और क्या क्या चीज़ें जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट बनती है, वैसे एक बार एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था कि बताओ कि जो पेरेंट लैंग्वेज है XML और HTML की, इन दोनों का पेरेंट कौन था, ठीक है, इन दोनों का पेरेंट कौन था, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। इसको मैं आपको नोट करवा देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। किसका पेरेंट, या तो अगर आपका HTML का पूछा होगा या तो आपका इसका XML का, इन दोनों के फादर कौन थे, या फिर बोल सकते हैं पेरेंट लैंग्वेज कौन थी इन दोनों की, तो आप बोलेंगे सर इनकी थी हमारे पास HTML, ठीक है। इसको मैं लिखवा देता हूँ आपको सॉरी, इसको बोलते हैं हम SGML, ठीक है। SGML क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलो आप ये भी आप मुझे चलो बता ही देता हूँ, वो आपको होमवर्क दिया उसको कर लेना। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं HTML। ये क्या है बेसिकली, HTML और SGML के क्या है, फादर साहब हैं, है ना, फादर बोल लो या फिर हम इसको आप ऐसे समझ लेना कि क्या है, पेरेंट लैंग्वेज है, ठीक है। फादर ही मतलब बोल देना उसको, पेरेंट लैंग्वेज बोलते हैं उसको, ठीक है। HTML को, HTML और XML का पेरेंट लैंग्वेज SGML है। SGML की फुल फॉर्म है हमारी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें होती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी देखो आजकल जेसन काफ़ी ट्रेंडिंग में चला हुआ है ना। तो जेसन का क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वो इसी से रिलेट करता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि विच फॉर्मेट इज़ लाइट वेट एंड ऑफन यूज टू अल्टरनेट टू XML। जैसे हम बोल सकते हैं कि मुझे XML नहीं यूज़ करना है, तो मुझे XML का अल्टरनेट यूज़ करना है। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि फिल इन द ब्लैंक इज़ लाइट वेट फॉर्मेट एंड ऑफन used as an alternate
या फिर अल्टरनेटिव, जैसा आपको ठीक लगे, अल्टरनेट टू XML4 डाटा इंटरचेंज, इंटरचेंज बोलो, एक्सचेंज बोलो, जैसे आपको ठीक लगे, तो वो होता है आपके पास जेसन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था अभी रिसेंटली, तो आपने इसको नोट करना है कि जेसन हमारे पास एक ऐसी एक तरीके से फाइल फॉर्मेट होती है जो लाइट वेट होती है, मतलब हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे XML से, और उसको XML का एक तरीके से अल्टरनेटिव की तरह देखा जाता है कि अगर हम उसको नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो हम जेसन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो चलो इसके साथ हमारे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और हमें मिल गई। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक फंक्शन इन MX Excel 2010 रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर आपको कौन से फंक्शन से मिलते हैं? सर लेन फंक्शन से मिलते हैं। बाकी सम फंक्शन क्या करता है, बेसिकली जब आपको सम करना है सभी वैल्यू को किसी रेंज के अंदर, तब आप सम का यूज़ करते हैं। काउंटर क्या करता है? काउंटर करता है कि काउंट करता है ऑल नॉन एम्प्टी सेल। कितनी बार मैंने बता दिया कि सारे नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता है काउंटर। काउंट इफ क्या करता है, बेसिकली जब आप कंडीशन लगा देते हो, कंडीशन के बिहाफ पे अगर आपको कोई वैल्यूज काउंट करनी है, तब उसके लिए आप क्या करते हो, काउंट इफ का आप यूज़ करते हो। ओके, तो ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, fill in the blank is the name of the lower edge of the worksheet window which displays various information about an Excel worksheet in MX Excel 2010। ओके, तो ये कौन सा होता है बेटा? ये सर हमारा स्टेटस बार होती है। यहाँ पर लिखा गया है नेम ऑफ द लोअर एज ऑफ वर्कशीट, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्कशीट का मेंशन किया गया था। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट सर हमारी एक्सेल एप्लीकेशन की एक तरीके से शीट है। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि बेटा टास्क बार और स्टेटस बार में यही फ़र्क होता है कि जो आपका टास्क बार होता है वो आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे का हिस्सा, नीचे की जो बार होती है, फिर नीचे का जो हिस्सा होता है। पर अगर हम किसी एप्लीकेशन के अंदर के नीचे की हिस्से बात करें, मान लेते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने अपना क्या किया है, अपनी एप्लीकेशन ओपन कर दी है, और यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे ये मेरे एक्सेल की एप्लीकेशन है, सपोज कर लेते हैं। तो एक्सेल की एप्लीकेशन के जो नीचे मुझे यहाँ पे हिस्सा दिखता है जहाँ पे मुझे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये मेरी स्टेटस बार होती है। और जो हमारी पूरी की पूरी जो विंडोज़ होती है, तो विंडोज़ का जो नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, जो हमारा विंडोज़ होती है पूरी की पूरी, इसके विंडो का जो नीचे का हिस्सा होता है, जैसे ये वाला हिस्सा, इसको मैं येलो कर देता हूँ, तो ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं बेटा टास्क बार। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम टास्क बार बोल देते हैं। समझ आ गया? एप्लीकेशन के नीचे का हिस्सा बनता है स्टेटस बार, और अगर हम पूरे की पूरी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो उसका जो सबसे नीचे का हिस्सा, जहाँ पे हमारी अलग अलग एप्लीकेशन खुली हुई हैं, कौन सी ओपन है कौन सी हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टास्क बार हम बोलते हैं। तो ये कुछ डाटा होता है जो इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपने समझना है सारी चीज़ों को। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मैं थोड़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ। आप बताओ कि ऐसी कौन सी बार होती है जहाँ पे मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ या फिर क्लोज़ बटन आपको मिलते हैं। ओके, इसको मैं ऐसे नोट करवा ही देता हूँ। अब इसको ऐसे नोट कर लो कि सर हमारे पास क्या होते हैं, फिल इन द ब्लैंक इज़ अ बार कंटेनिंग, क्या क्या कंटेन करेगा बेटा? या तो वो मिनिमाइज़ का हो गया, इसके अलावा मैक्सिमाइज़ हो गया, इसके अलावा आपके पास क्लोज़ का। ठीक है, तो ये बेसिकली ये तीन इन्फॉर्मेशन होती है, आपको कहाँ पे मिलती हैं? ये आपकी टाइटल बार के ऊपर होती हैं। ओके, जब आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना कभी, तो एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे आपको देखोगे, यहाँ पे मिनिमाइज़ होता है, यहाँ पे मैक्सिमाइज़ होता है। ठीक है, मिनिमाइज से करके होता है मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़, और यहाँ पे क्रॉस करके लिखा होता है, तो इसको इसी को हम क्या बोलते हैं? मिनिमाइज़। ये हमारा मैक्सिमाइज़, और ये हमारे पास क्या बन जाता है? क्लोज का बन जाता है। तो ये तीन बटन मिलते हैं हमें, कहाँ कौन सी बार के ऊपर होते हैं? तो सर ये हमारी टाइटल बार के ऊपर होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो मैंने को यहाँ पे बता दिया। ठीक है, बाकी तो देखो और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है बताने के लिए, तो चलो अभी के लिए आप इतना रखो। बाकी ऐसे हम धीरे धीरे आगे करेंगे, तो आपको और इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं वो आपको मैं करवाता रहूँगा। बाकी जो डेली पढ़ रहे हैं तो उनको तो आई होप काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन हो गई हुई अब तक। बाकी किसी को कोई डाउट है, बाकी अपना कोई सुझाव रखना चाहता है, बाकी आप बताओ क्लासेस लगा के आपको कैसा लगता है डेली, वो आप मुझे नीचे आप कमेंट कर सकते हो। बाकी जो आपको होमवर्क दिया है वो आप मुझे होमवर्क करके दोगे, सारे जो भी बच्चे भी पढ़ रहे हैं रेगुलरली वो होमवर्क देंगे, जो आपको होमवर्क दिया आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। बाकी डाउट है आपके मन में कोई क्वेरी रहती है तो वो मुझे पूछ सकते हैं। बाकी जो भी बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज़ की रिगार्डिंग यहाँ पे मतलब मेल वगैरह करते हैं, तो उस पर मतलब यहाँ पे कमेंट करते हैं, तो उससे बेटर आप जो वहाँ पे समीर है उसको आप मेल कर देखो डायरेक्टली,
ताकि वो आपकी जो क्वेरीज़ वगैरह है उसको हैंडल करने का काम उसी को दिया गया है, तो वो देख लेगा जो भी है। बाकी इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट रहता है कि सर हमें उससे नहीं क्लैरिफ़ाई हो पा रहा है, तो आप मुझे फिर यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वो आगे मैं अपनी टीम को फॉरवर्ड कर दूँगा ताकि वो आपके जो रिलेटेड डाउट्स आते हैं, कुछ भी चीज़ आती है, वो बता पाएँ। बाकी जो आज आपका टेस्ट या मतलब जो पिछले का आपका टेस्ट हुआ था, उसका क्या आपका स्टेटस है, वो आप मुझे थोड़ा नीचे कमेंट करके बताएँगे या बताओ किस टाइप का एक्सपीरियंस रहा आपका, ठीक है? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।